दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने का दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की बेहद तीखी टिप्पणियों को डिलीट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, सरकारी अधिकारी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां आधिकारिक रिकॉर्ड और करियर पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दिया था। ट्रायल कोर्ट ने ईडी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत और समय होने के बाद भी ईडी उसे पकड़ नहीं पाई। वह ईडी के सनकी और आलसी रवैया को दिखाता है। पीएम मोदी के गणेश पूजा में आने पर बोले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। गणेश पूजा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के घर आने को लेकर उठे सवालों पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह की बैठकों में न्यायिक मामलों पर चर्चा नहीं की जाती। कहा कि ऐसी मुलाकातों के मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। शरद पवार को शराबी कहते थे बाला साहब ठाकरे। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गर्मा गया है, जहां राजनीतिक दुश्मन अब गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनावी मैदान में हैं, जबकि बाला साहब ठाकरे और पवार के बीच हमेशा सियासी विरोध था। ठाकरे ने पवार को हल्के में शराबी कहा, जबकि खुद बियर और सिगरेट का सेवन करते थे। रोशनी जायसवाल केस में बोली विनेश फोगाट। वाराणसी की रोशनी कुशल जायसवाल मामले में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने समर्थन जताया है। जायसवाल जो भारतीय युवा केंद्र नेता हैं, पर भाजपा कार्यकर्ता पर हमले का आरोप है और उन्हें बलात्कार की धमकियां मिल रही थी। फोगाट ने कहा कि उनका मानसिक उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भाजपा पर महिलाओं के खिलाफ अन्याय दबाने का आरोप लगाया। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। पूर्वी लद्दाख से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। देपसांग और डेमचौक में पीछे हटने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। भारत ने चीन के साथ सीमा स्थिति पर सहमति जताई है और अगले महीने से पेट्रोलिंग शुरू होने की संभावना है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने की आधिकारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। महिला पत्रकार की गोद में बैठे पूर्व विधायक, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। महिला पत्रकार छेड़छाड़ के आरोप में पूर्व विधायक तन्मय भट्टाचार्य के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज की गई है। पत्रकार ने कहा कि तन्मय ने उनका हाथ पकड़ा और गलत तरीके से छुआ। वह उनका इंटरव्यू करने आवास पर पहुंची थी। इंटरव्यू के दौरान तन्मय उनकी गोद में बैठ गए। इसके बाद वह असहज हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी दी और भट्टाचार्य के व्यवहार को रेपिस्ट जैसा बताया। पीयूष गोयल और जर्मन मंत्री हैबेक के बीच दिल्ली मेट्रो में तीखी बातचीत। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और जर्मन इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हैबेक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें गोयल जर्मन कंपनी से भारी मशीन उपकरणों की बिक्री और खरीद प्रक्रिया पर नाराजगी जताते दिख रहे हैं। यह तीखी बातचीत दिल्ली मेट्रो में हुई, जबकि हैबेक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आए थे। गोयल ने कहा कि चीन जर्मन कंपनियों को भारत में मशीनें बेचने से रोक रहा है और उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को अब जर्मन उपकरण खरीदने पर विचार करना चाहिए। इस पर हैबेक असहज दिखाई दिए। बारामती में अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार। महाराष्ट्र में बारामती विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां से अजीत पवार फिर से मुकाबले में हैं, जो 1991 में लगातार यहां से जीत हासिल कर रहे हैं। चाचा शरद पवार ने भी उनके खिलाफ भतीजा कार्ड चल दिया है। एनसीपी एसपी ने बारामती से योगेंद्र पवार को उतार दिया है। योगेंद्र पवार अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। 2025 में जनगणना होगी शुरू, 2026 तक मिलेगी रिपोर्ट। कोविड-19 के कारण टली भारत की जनगणना 2025 में शुरू हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। नए सर्वे के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, जो 2028 तक चल सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जनगणना 2025 से 2026 तक जारी रहेगी और सरकार इस दिशा में तैयारियों में लगी है। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर गोलीबारी, जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर गोलीबारी कर दी। बताया जा रहा है कि आर्मी के एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया है। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। तब तक जवानों ने टेरर अटैक को नाकाम कर दिया। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली है। महाकाल के सामने ताज पहनकर पहुंची मिस इंडिया वर्ल्ड, पुजारी नाराज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 की विजेता निकिता पोडवाल की ताज पहनकर महाकाल के दर्शन करने पर विवाद खड़ा हो गया है। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि उज्जैन के लिए गौरव की बात है कि उज्जैन की बेटी ने यह ताज पहना है, लेकिन ताज पहनकर बाबा महाकाल के सामने बैठना मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि महाकाल राजाधिराज है और लोगों को इस मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बच्चों की वापसी मदद की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ जारी युद्ध के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांति की उम्मीद जताई है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा, पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध के अंत पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने मोदी से अपील की कि वे रूस के 1000 यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने में मदद करें।
यह समस्या नहीं समाधान है, महाराष्ट्र का सीएम फेस पर बोले देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अगर जनता उन्हें सीएम के तौर पर देखती है तो यह समस्या नहीं समाधान है। साथ ही उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर अब तक मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करने पर भी तंज कसा। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों की घोषणा का दौर जारी है। राज्य में 20 नवम्बर को मतदान होगा और 23 नवम्बर को मतगणना की जाएगी। भाजपाई धोखेबाजी और खोखेबाजी को जनता परास्त करेगी। अखिलेश यादव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भाजपाई धोखेबाजी और खोखलेबाजी को जनता परास्त करेगी। मुंबई में शिवाजी की मूर्ति का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के महाभ्रष्टाचार ने महापुरुष शिवाजी की मूर्ति तक को नहीं छोड़ा है। मोहित के परिवार से मिले सीएम योगी, तत्काल 10 लाख की मिलेगी मदद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की चिन्हट में पुलिस कस्टडी में मारे गए व्यापारी मोहित पांडे के परिवार से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें 10 लाख रुपए की मदद तत्काल देने का ऐलान किया। सरकारी आवास, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने 12 ठेकेदारों को भेजे नोटिस। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान 12 ठेकेदारों और कारोबारियों को नोटिस देगा। ये लोग बसपा सरकार के दौरान पत्थरों की सप्लाई में करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने के आरोपी हैं और सपा सरकार में जेल भी जा चुके हैं। का जातीय समीकरण पर जोड़, उपचुनाव में ब्राह्मणों को 2 टिकट। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा ने जातीय समीकरण के हिसाब से पीडीए पर एक बार फिर से दाव लगाया है। वहीं बसपा ने 6 सीटों पर इन्हें तरजीह दी है। ब्राह्मणों को 2 टिकट देकर यह बताने की कोशिश की गई है कि उनके लिए आज भी वे प्रिय हैं। बसपा इस बार पूरे दमखम से लड़ रही है। उपचुनाव में बीजेपी की बदली रणनीति का तोड़ निकालने में जुटे अखिलेश। यूपी उपचुनाव की राह में नई चुनौतियों और बीजेपी की बदली रणनीति से जूझती समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब इसके लिए नया तोड़ निकालने में जुट गए हैं। भाजपा ने प्रत्याशी ट्रेन में पीडीए को भी तवज्जो दी है, तो वहीं बांटोगे तो काटोगे का नारा भी असर करता दिख रहा है। सपा ने जवाब में पीडीए को न बंटने देने पर जोर देना शुरू कर दिया है। संविदा कर्मियों की होंगे परमानेंट। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी नगर निगमों को से 31 दिसंबर 2001 से पहले कार्यरत संविदा कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। निदेशक अनुज कुमार झा ने पत्र भेजकर एक फॉर्मेट भी दिया है, जिसमें 12 सितंबर 2016 तक विनियमितकरण नियमावली का उल्लेख है, जिस पर वित्त विभाग ने आपत्ति उठाई थी। एनसीआर के पॉल्यूशन में पाकिस्तान का नाम आया सामने। दिल्ली एनसीआर के लोग पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं। नोएडा में AQI 304 दर्ज किया गया है, तो एक दिन पहले 169 था। गाजियाबाद की AQI 324 दर्ज किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी DK गुप्ता ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन के पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। से पटाखों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू करने की मांग की। दिल्ली में दिवाली से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने LG VK सक्सेना से अपील की है कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाए। एक सर्वे में सामने आया है कि प्रतिबंध के बावजूद बड़ी संख्या में लोग आतिशबाजी की तैयारी में जुटे हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पत्र में अवैध पटाखा बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और दिल्ली पुलिस से निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया। वक्फ बोर्ड पर आतिशी का जगदम्बिका पाल को लेटर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए गठित की गई संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन जगदम्बिका को लेटर लिखा है। उन्होंने IAS अश्विनी कुमार द्वारा दायर रिपोर्ट को नल एवं वाइड बता दिया है, क्योंकि वह दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना दी गई थी। आतिशी ने कहा कि जब तक इस रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार की स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक इसे रद्द माना जाना चाहिए। एटीए झारखंड में घुस रहे हैं, महुआ माझी का शर्मा पर वार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर कहा कि असम के रास्ते घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री यहां आकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। माझी ने कहा, झारखंड में उनकी पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। हेमंत सोरेन पर जनता का पूरा भरोसा है, इस बार फिर हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस को झारखंड में बड़ा झटका, सिन्हा भाजपा में हुए शामिल। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने पार्टी से इस्तीफा देकर सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। 27 साल से कांग्रेस में रहने के बाद टिकट नहीं मिलने के कारण वे नाराज थे। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर बिना शर्त भाजपा में आने का निर्णय लिया है। बरहेट और टुंडी सीट पर उम्मीदवार की घोषणा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों
की अंतिम सूची जारी कर दी है। फाइनल लिस्ट में भाजपा ने बरहेट और टुंडी सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गमलियन हैब्रेम को टिकट दिया है, वहीं टुंडी सीट पर विकास महतो को टिकट दिया गया है। इस बार भाजपा ने गमालियल हैब्रेम पर दाव लगाया है। हेमंत सोरेन के चुनाव को प्रभावित करने की रची जा रही साजिश, अधिकारियों पर बड़ा आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को ईमेल कर निष्पक्ष चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और 2 IPS को चुनाव कार्य से हटाने की मांग की है। लेकर यूएन पहुंचा इराक ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कहा कि इजरायली जेट विमानों ने उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यह घटना हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में हुई। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला, वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 5 नवंबर को होगा, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए मतदान प्रक्रिया में उम्मीदवार अधिक वोट हासिल कर भी हार सकते हैं। नए नट बोल्ट से बनाई ड्रेस नए लुक में दिखी। उर्फी जावेद फिर एक बार अपनी अतरंगी आउटफिट के लिए चर्चा में है। उन्होंने जाली बोल्ट्स और मोबाइल डिवाइस की मदद से एक आउटफिट तैयार किया है, जिसमें वे साइबर्ग जैसे लुक देती नजर आ रही हैं। उर्फी जावेद ने इस आउटफिट में अलग अलग एंगल से अपना फोटोशूट करवाया है, लेकिन कमेंट सेक्शन में फिर एक बार लोग उन्हें रोस्ट करते नजर आए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मोहम्मद शामी की हो सकती है लेट एंट्री। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1923 को खेला था और वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर हैं। 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, लेकिन एंकल इंजरी के कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद वह अभ्यास करते हुए दिखे और उम्मीद की जा रही थी कि वह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वापसी करेंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वह तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं।